चलो जियोमॉर्फोलॉजी में हमारा एक टॉपिक बचा हुआ था। तटीय स्थलाकृतियां या हम कह दें सागरीय तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। सागरीय जल द्वारा भी जिस तरीके से नदी और भूमिगत जल द्वारा जो जो अपर्दन और परिवहन के रूप अपनाए जाते हैं, उसी तरीके से चूंकि सागरीय लहरों में भी जो अपर्दन का कारक है वो जल ही है, उसमें भी अपर्दन की क्रियाएं हैं वो लगभग वैसी ही है। जल की गति के कारण, घोलने के कारण, अपघर्षण के कारण, सन्निघर्षण के कारण, इन सब क्रियाओं के कारण ही आप जैसा नदी में अपघर्षण या नदी में अपर्दन देखते हैं, जैसा भूमिगत जल में देखते हैं, वैसा ही आपको सागरीय लहरों में आपको देखने को मिलेगा। तो हम एक अगले अपर्दन चक्र की जिसकी बात करते हैं वो है तटीय, या हम कह दें सागर तटीय स्थलाकृति। महासागरीय लहरों द्वारा तट के ऊपर अपक्षयित जो भी पदार्थ हैं उनका विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से किया जाता है क्या, अपर्दन। अपर्दन करके उनका कुछ दूरी तक किया जा सकता है क्या, परिवहन। और साथ ही साथ इनके द्वारा निक्षेपण के कार्य भी किए जाते हैं। तो प्रोसेस तो सारी वही है। कौन सा कार्य किस किस तरीके से किया जाता है, तो अपर्दन में आपको वही कारक देखने को मिलेंगे। परिवहन की स्थितियां देखी जाए तो इसमें कोई आपको एक दिशीय प्रवाह देखने को नहीं मिलेगा। महासागरीय लहरें पदार्थों का परिवहन सागर से तट की ओर भी करती हैं और तट से वापस सागर की ओर भी करती हैं, दोनों तरफ स्थानांतरण करती हैं। परिवहन के कार्य के यदि हम देखें तो तटीय भागों में ही ये परिवहन ज्यादा होता है, सागर के आगे के भागों तक परिवहन की मात्रा में कमी आती जाती है। और निक्षेपण की यदि हम बात देखें तो सागरीय लहरें तटीय भागों में अपर्दन के साथ साथ निक्षेपण के कार्य को भी जारी रखती है, जिससे विविध प्रकार की स्थलाकृतियों का एक अनुक्रम उत्पन्न होता है। तो अपर्दन की क्रियाएं किस किस रूप में होती हैं उसके बारे में हम अगली जानकारी हेडिंग डाल दीजिए, तटीय या हम कहते हैं सागर तटीय स्थलाकृति। देखिए सागर तटीय भागों में सागर तटीय भागों में महासागरीय लहरों, महासागरीय लहरों व सुनामी आदि के द्वारा आदि के द्वारा अपक्षयित चट्टानों का अपक्षयित चट्टानों का अपर्दन अपर्दन परिवहन परिवहन व निक्षेपण करते हुए निक्षेपण करते हुए विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। आगे लिखिए, अपर्दन की क्रिया अपर्दन की क्रिया जलगति क्रिया, जलगति क्रिया, घुलन क्रिया, अपघर्षण, अपघर्षण, सन्निघर्षण,
एवं एक और प्रोसेस हम देखें तो जल गति का ही रूप है वैसे तो जलदाब क्रिया एवं जलदाब क्रिया आदि के रूप में होती है। आदि के रूप में होती है। परिवहन का कार्य परिवहन का कार्य लहरों की दिशा के साथ परिवहन का कार्य लहरों की दिशा के साथ सागर से तट की ओर सागर से तट की ओर एवं तट से सागर की ओर तट से सागर की ओर दोनों दिशाओं में होता है। दोनों दिशाओं में होता है। तथा तथा विभिन्न अवरोधों के कारण एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण निक्षेपण की क्रिया निक्षेपण की क्रिया संपन्न होती है। निक्षेपण की क्रिया संपन्न होती है। लिखिए तटीय भागों में निम्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तटीय भागों में निम्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पहले हम बात करेंगे कौन सी स्थलाकृतियों की? अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की। देखिए अपरदनात्मक स्थलाकृति अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में सबसे पहला जो रूप आपको विस्तृत देखने को मिलता है वो है क्लिफ। तटीय हम इसको भृगु कह सकते हैं या आप कह सकते हो क्या क्लिफ। क्लिफ सागर के किनारों पर पाई जाने वाली एक खड़ी चट्टान है। हम ये कहते हैं कि इधर ये है कौन सा सागरीय भाग और ये इधर है कौन सा स्थल। तो सागरीय तरंगें स्थल के भागों में कटाव करते हुए स्थल के किनारे को एक खड़ी दीवार की तरह कर देती हैं, तो उसको हम कह देते हैं क्या क्लिप। क्लिप में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि सागरीय तरंगों द्वारा निचले भाग में कटाव ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर वाले भाग को तो ये काटते काटते नीचे तक ले आए हैं। अब ऊपर के भागों में कटाव ज्यादा नहीं होता और नीचे के भाग में कटाव ज्यादा होता है। तो जो क्लिफ होती है वो पूरी की पूरी ऊर्ध्वाधर होने के साथ ऐसे सागर की तरफ झुकी हुई भी होती है। उसका निचला भाग है वो ज्यादा गहराई तक अपरदित हुआ मिलता है। ऐसा होने के कारण इसका जो शीर्ष भाग है इसको पर्याप्त आधार नहीं मिलता है, तो ये बार बार टूटकर नीचे गिरता रहता है और फिर सागरीय लहरों द्वारा और ज्यादा आगे तक अपरदन किया जाता है। तो वापस ऐसी स्थिति बन जाती है, फिर ऊपर का किनारा टूटता है।
तो ऐसा होने के कारण ये जो क्लिफ है, ये निरंतर स्थल की ओर पीछे हटती जाती है। इस आकृति को हम कहते हैं तटीय क्लिफ। देखिए, तटीय भागों में अपरदन के कारण स्थल की ओर स्थल की ओर एक खड़ी दीवार जैसी संरचना खड़ी दीवार जैसी संरचना का निर्माण होता है, जिसे क्लिफ कहा जाता है। जिसे क्लिफ कहा जाता है। इसके निचले आधार पर इसके निचले आधार पर तरंगों द्वारा अपरदन अधिक होता है। इसके निचले आधार पर तरंगों द्वारा अपरदन अधिक होता है, जिससे जिससे एक खांच, या आप कह दें नोच, खांच बन जाती है। इसके कारण ऊपरी चट्टानें ऊपरी चट्टानें सागर की ओर झुकी रहती हैं। ऊपरी चट्टानें सागर की ओर झुकी रहती हैं, तथा तथा पर्याप्त आधार नहीं मिलने से ऊपर का भाग नीचे गिरता रहता है। टूटकर नीचे गिरता रहता है, जिसके कारण क्लीफ निरंतर पीछे हटती रहती है। जिसके कारण क्लिफ निरंतर पीछे हटती रहती है। ये तो आकृति हुई कौन सी? क्लिफ। और यदि हम तटीय भागों में देखें तो एक और विशेष आकृति आपको देखने को मिलती है, वो है तटीय कंदरा। तटीय कंदरा, या हम कह दें तटीय गुफा। यदि सागर के किनारे की जो चट्टानें हैं उनके बीच में आपको ऐसे जोड़ या संधियां मिलती हैं, जिनमें इस तरह के पदार्थ हैं जो सागरीय जल के साथ में घुल जाते हैं, तो सागरीय तरंगे उन पदार्थों को घोलकर बहाकर ले आती हैं। ऐसा होने से चट्टानों के बीच में यहाँ पर गैप बन जाते हैं और तटीय भागों में किसी कंदरा या गुफा का विकास हो जाता है। जब ऊपर का जैसे यहाँ पर पानी काफी अंदर तक प्रवेश कर गया और कंदरा या गुफा बन गई, उसके ऊपर की ये जो छत है, ये किसी स्थान से यदि ध्वस्त हो जाती है, तो फिर समुद्र की ओर से जो हवा आती है वो इस गुफा में जाकर इस ऊपर बने छिद्र के माध्यम से वापस निकलती है। तो तटीय कंदरा की छत पर बने ऐसे छिद्रों को हम वात चिमनी के नाम से जानते हैं, जिनके माध्यम से हवा ऐसे आती रहती है, तेज आवाज उत्पन्न करती है हवा,
इनके माध्यम से। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कई बार कंदरा का विकास इतना ज़्यादा हो जाता है कि आसपास के भाग टूट जाएँ। एक भाग उसका समुद्र में आपको ऐसे देखने को मिले खड़ा, और उसके बीच में फिर कंदरा, और फिर आगे स्थल से वो जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर भी एक प्राकृतिक पुल बन जाता है। और प्राकृतिक पुल की यदि हम प्रक्रिया देखें, जैसे ये तटीय भागों की चट्टानें हैं, और ये यहाँ से समुद्र का जल प्रविष्ट हो रहा है। कई बार हम ऐसा देखेंगे कि समुद्र का पानी इन तटीय भागों में कटाव करता है और अंदर एक गुफा बना रहा है। लेकिन कुछ दूरी पर इस तटीय चट्टान का एक भाग समुद्र में खड़ा रह जाता है, इसका अभी कटाव नहीं हुआ है। तो इस भाग को और स्थलीय भाग को जोड़ने के लिए इस कंदरा की छत है, वो एक तरीके का प्राकृतिक पुल है। और जब और ज्यादा कटाव होता है, तो या तो ये पूरा का पूरा ही नष्ट हो जाता है, या कई बार ये सिर्फ छत टूटती है। तो मुख्य स्थल और इस स्तंभ के बीच में जोड़ने वाला कोई भी माध्यम नहीं होता है। ऐसी स्थिति में तट से कुछ दूरी पर समुद्र में आपको एक स्तंभ सा खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसको हम स्टेक के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके की आकृतियां एक तरीके से क्रमिक विकास का रूप है। पहले कंदरा बनती है, फिर कंदरा की ऊपर की जो छत है उसमें वात चिमनी बनती हैं, या हम कह दें कि उस पे प्राकृतिक पुल बनता है और स्टेक बनता है। ये क्रमिक विकास की प्रक्रिया है। देखिए, तटीय कंदरा। ये जब तटीय भागों की चट्टानों में तटीय भागों की चट्टानों में संधियां एवं संधियां एवं घुलनशील पदार्थों का जमाव पाया जाता है। घुलनशील पदार्थों का जमाव पाया जाता है। तो सागरीय लहरें अपरदन करते हुए यहाँ एक कंदरा या गुफा का निर्माण कंदरा या गुफा का निर्माण कर देती है। देखिए, कई बार कंदरा की छत कंदरा की छत में दबाव के कारण कोई छिद्र बन जाता है। छिद्र बन जाता है, तो इसमें से समुद्र की ओर से आने वाली हवा समुद्र की ओर से आने वाली हवा तेज आवाज उत्पन्न करते हुए तेज आवाज उत्पन्न करते हुए बाहर निकलती है। तेज आवाज करते हुए बाहर निकलती है। ऐसे छिद्रों को प्राकृतिक चिमनी या वात छिद्र कहा जाता है।
वात छिद्र कहा जाता है। आगे लिखिए, कंदरा की छत, कंदरा की छत दो तरफ से कटाव के पश्चात, दो तरफ से कटाव के पश्चात एक मेहराब जैसी आकृति में, मेहराब जैसी आकृति में दिखाई देती है। मेहराब जैसी आकृति में दिखाई देती है, जिसे प्राकृतिक पुल, जिसे प्राकृतिक पुल कहा जाता है। प्राकृतिक पुल कहा जाता है। एवं कंदरा की छत पूरी तरह ध्वस्त हो जाए, पूरी तरह ध्वस्त हो जाए तो तट से कुछ दूरी पर, तट से कुछ दूरी पर एक स्तंभाकार आकृति, स्तंभाकार आकृति बनी रहती है, जिसे स्टेक, स्टेक या स्केरी कहा जाता है। स्टेक या स्केरी कहा जाता है। तो जैसे ही ये छत ध्वस्त हुई तो यहाँ का जो भाग था वो समुद्र में एक स्तंभ की तरह खड़ा हुआ रह गया। इसका नाम है क्या? स्टेक। इसके बाद में देखें तो अगली एक आकृति बनती है, वो है लघु निवेशिका। हम तटीय भागों में ऐसा देखेंगे कि सागरीय लहरों द्वारा जब कटाव किया जाता है तो कुछ भागों में ऐसे कटाव ज्यादा हो जाता है। ऐसी कुछ खाड़ियां सी बन जाती हैं, जैसे ये मान लीजिए इधर से ये है कौन सा, ये सागर का भाग है, और इधर इस तरफ क्या था, स्थलीय भाग। तो सागरीय तरंगे स्थलीय भागों पर ऐसे जाके और वहां पर कटाव उत्पन्न कर देती है। कटाव हर जगह एक जैसा नहीं हो रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है तो पानी अंदर तक ज्यादा प्रवेश कर गया, तो ऐसी किनारे पर छोटी छोटी कुछ खाड़ियां बन जाती हैं। इनको हम लघु निवेशिका के नाम से जानते हैं, कौव के नाम से इनको जाना जाता है। केव और कौव के रूप में ये बनती है। लिखिए, जब तट के समानांतर कठोर व कोमल चट्टाने हों, जब तट के समानांतर कठोर व कोमल चट्टाने हों तो सागरीय लहरों द्वारा, सागरीय लहरों द्वारा कोमल चट्टानों का अपरदन करते हुए कोमल चट्टानों का अपरदन करते हुए छोटी छोटी खाड़ियों का निर्माण किया जाता है।
जिन्हें जिन्हें लघु निवेशिका, लघु निवेशिका या अंडाकार कटान, अंडाकार कटान व जो लघु निवेशिका, अंडाकार कटान व जो कहा जाता है। अगली एक आकृति बनती है, उसका नाम है तरंग घर्षित वेदी। ये आप जो तटीय क्लिफ देखते हैं, उसी की प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो हम क्या देखेंगे कि जैसे ये कोई तटीय भागों में क्लिफ बनी है, सागरीय लहर अब इस क्लिफ को काटती हैं और आगे तक पहुंचती है। ऐसा करने के कारण तटीय भाग नीचे से ज्यादा कटता, ऊपर का भाग उसका टूट टूट कर नीचे गिरता रहता है। इस अपघर्षण के कारण तट के साथ कुछ दूरी तक सागरीय लहरें एक समतल प्लेटफॉर्म बना देती हैं। कटाव से ऐसा प्लेटफॉर्म बनाती हैं, उसको हम तरंग घर्षित वेदी कहेंगे। ऐसा प्लेटफॉर्म ये निक्षेपण से भी बनाएंगी, जिसको हम पुलिन या बीच के नाम से जानेंगे। तो सागरीय किनारों पर आपको ऐसे समतल प्लेटफॉर्म मिलते हैं। यदि घर्षण के कारण या कटाव के कारण बने हुए हैं तो उनका नाम है क्या? तरंग घर्षित वेदी। देखिए, सागरीय तरंगे क्लिप से टकराकर क्लिप से टकराकर अपरदन करते हुए अपरदन करते हुए क्लिफ के अग्रभाग में एक समतल प्लेटफॉर्म का निर्माण करती है। निर्माण करती हैं जिसे तरंग घर्षित मैदान, तरंग घर्षित मैदान या तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म या वेदी कहा जाता है। या वेदी कहा जाता है। तो ये कुछ आकृतियां तो बनती हैं सागरीय लहरों के अपरदन से। अपरदन से क्लिप बन जाती है। क्लिप जिस जैसे पीछे की ओर हटती है तो घर्षण के कारण एक सपाट मैदान बनता है, जिसको हम वेदी कह सकते हैं। यदि कुछ संधियां या मुलायम घुलनशील चट्टाने हैं तो पानी काफी अंदर तक प्रवेश करके कंदरा या गुफा बना लेता है। कंदरा या गुफा की छत पर कोई छिद्र बन जाता है तो उसको हम प्राकृतिक चिमनी या वात छिद्र कह देते हैं। गुफा के अंदर हम देखेंगे तो एक भाग समुद्र में खड़ा हो और एक मेहराब नुमा आकृति के रूप में वो स्थलीय भाग से जुड़ा हो तो उसको प्राकृतिक पुल कह देते हैं। कंदरा की छत टूटकर गिर जाए तो समुद्र में खड़ा हुआ स्तंभ स्टेक या स्केरी के नाम से जाना जाता है। तटीय भागों में कुछ कोमल चट्टानों का अपरदन करते हुए पानी द्वारा कुछ छोटी छोटी खाड़ी जैसी संरचनाएं बनाई जाती हैं, जिनको लघु निवेशिका, अंडाकार कटान या जो इनके नामों से हम जानते हैं। तो ये तो कुछ आकृतियां बनती हैं किसके कारण? अपरदन के कारण। अब कुछ आकृतियां ऐसी हैं जो निक्षेपण की क्रिया से बनेंगी।
निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां देखिए कौन कौन सी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति तो है निक्षेपण से बनने वाली, उसका नाम है क्या? पुलिन, या हम कह दें बीज। सागरीय लहरों द्वारा तटीय भागों से पदार्थों को अपरदित करते हुए, काटते हुए तटीय भागों में ही उनको जमाकर एक समतल मैदानी प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाता है, जिसके ऊपर पानी अधिक बहाव के समय ऊपर की तरफ आता है और वापस उससे नीचे भी चला जाता है। ऐसा जो प्लेटफॉर्म होता है उसको पुलिन या बीच के नाम से हम जानते हैं। देखिए, सागर तटीय भागों में सागर तटीय भागों में मलबा के निक्षेपण से मलबा के निक्षेपण से निर्मित निर्मित लगभग समतल प्लेटफॉर्म को लगभग समतल प्लेटफॉर्म को पुलिन कहा जाता है। पुलिन कहा जाता है। आगे लिखिए, यह उच्च ज्वार तल व निम्न ज्वार तल के उच्च ज्वार तल व निम्न ज्वार तल के बीच का क्षेत्र होता है। उच्च ज्वार तल व निम्न ज्वार तल के बीच का क्षेत्र होता है। तो जैसे हम कह दें कि ये आपका सागरीय किनारा है, इधर एक तरफ है क्या? स्थल, इधर है जल। इस जल द्वारा निक्षेपण करते हुए यहाँ पर एक समतल प्लेटफॉर्म विकसित कर दिया गया है, जहां पर उच्च ज्वार के रूप में पानी अधिकतम इस स्थान तक जाता है और निम्न ज्वार के तल के समय यहाँ तक रह जाता है। इस पूरे एरिया पर पानी आता जाता रहता है। यहाँ जो निक्षेपण से बना हुआ एरिया है, क्योंकि जहां तक पानी पहुंचता है निक्षेपण वहीं तक होगा, उससे आगे निक्षेपण संभव है नहीं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं क्या? पुलिन। पुलिन आप देखते हैं तो ये सागर के समानांतर ही बनते हैं, लहरें ऐसे आती हैं तट के समानांतर, ये यहाँ पर निक्षेपण करती जाती है और इससे पुलिन बनता है। लेकिन कई बार ऐसे लहरें आकर तट से टकराकर वापस जाती हैं, तो वापस जाते समय वो पदार्थों को बहाकर निक्षेपण इस तरीके से कर देती हैं कि इस बीच से सागर की तरफ ऐसे शीर्ष से निकल जाते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि कुछ कुछ भागों में ये पदार्थ हैं, ये ऐसे आगे की ओर निक्षेपित हो गए कुछ कुछ दूरी के अंतराल। तो यहाँ पर लहरें आ रही हैं, टकरा रही हैं, यहाँ पर निक्षेपण कर रही हैं और साथ ही साथ आते समय कुछ इधर किनारे पर या जाते समय किनारे पर निक्षेपण करते हुए इस तट से समुद्र की ओर ऐसे दांत से निकले रहते हैं निक्षेपण से। उनको हम कह देते हैं कस्प पुली। कष्प का मतलब है नुकीला भाग या सीधा दांत की तरह आगे निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कष्प बोलते हैं। तो आप देखेंगे या तो जैसे लहरें आ रही हैं, उनके सामने इस तरीके से पुलिन बन जाएगा और इस तरीके से बनने के साथ-साथ कई बार वो ऐसे समुद्र की तरफ ऐसे उभार लेता है। कुछ-कुछ दूरी पर ऐसे उभार लेता है
तो समुद्र की तरफ ऐसे बहुत सारे नुकीले भाग उस बीच के निकले रहते हैं, उसको हम कह देते हैं कौन सा पुलिन? कष्प पुलिन। देखिए, कष्प पुलिन। देखिए, किसी पुलिन के सागरीय भाग की ओर, किसी पुलिन के सागरीय भाग की ओर अवसादों का निक्षेपण, अवसादों का निक्षेपण पतले कटक के रूप में होता है, जो कुछ दूरी के अंतराल पर, कुछ दूरी के अंतराल पर समानांतर रूप से सागर की ओर निकले होते हैं, निकले होते हैं, उन्हें उन्हें कस्प पुलिन कहा जाता है। कष्प पुलिन कहा जाता है। अगली जो आकृति बनती है उसका नाम है रोधिका। रोधिका या हम कहते हैं बैरियर। जब तटीय भागों में मलबा का निक्षेपण होता है तो हम तट के साथ देखते हैं कि उसके निकटवर्ती कुछ भागों में ऐसे रेत का टीले नुमा कोई भाग बन जाता है जो पानी से थोड़ा ऊंचा हो। तो वो एक तरीके का रोधिका के नाम से जाना जाता है। और अगर ये रोधिका तट के समानांतर बन जाए कुछ दूरी पर तो हम उसको कौन सी रोधिका कह देते हैं? अब तट रोधिका कह सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए इधर स्थल का ये किनारा है, ये यहाँ पुलिन बना हुआ है और कुछ दूरी पर यहाँ निक्षेपण के कारण ये एक रोधिका बन गई। तो ऐसी रोधिका को हम अब तट रोधिका के नाम से जान सकते हैं। कुछ रोधिकाएं यहाँ पर तट के आसपास यहाँ भी बन सकती हैं, कुछ उससे दूर आगे अन्य आकृति में बन सकती है। देखिए, रोधिका। तरंगों के निक्षेपण से निर्मित, तरंगों के निक्षेपण से निर्मित कटक या बांध नुमा आकृति को बांध नुमा आकृति को रोधिका कहा जाता है। रोधिका कहा जाता है। जो विभिन्न आकृतियों में हो सकती है। गोलाकार भी हो सकती है, लंबाकार भी हो सकती है, तट के समानांतर भी हो सकती है, तट के लंबवत भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है, विभिन्न आकृतियों में हो सकती है। परंतु कोई रोधिका जब तट से कुछ दूरी पर
समानांतर रूप से निर्मित होती है, समानांतर रूप से निर्मित होती है, तो उसे तो उसे अपतट रोधिका कहा जाता है। तो उसे अपतट रोधिका कहा जाता है। इसके अलावा एक आकृति है, वो है क्या? स्पीट। स्पीट देखिए, यदि कोई रोधिका तट से इस तरीके से लंबवत समुद्र की ओर निकल जाए, तो ऐसी रोधिका को हम क्या कह देते हैं? स्पीट। ये एक तरीके से हम कह दें कि समुद्र में से जीभ की तरह निकली होती है, तो इसको हम कह देते हैं क्या? स्पीट। कई बार इसमें जो निक्षेपण होता है वो इस तरीके से होता है कि इसका अगला जो सिरा है वो ऐसे मुड़ जाता है, इस रोधिका का, तो हम इसको क्या कह देते हैं? हुक कह देते हैं। इसकी आकृति कैसी होगी? हुक जैसी होगी। और कई बार ये बहुत ज्यादा निक्षेपित होते हुए वापस इसी तटीय भाग की ओर चली जाती है, तो ऐसा होने से एक पूरी रिंग सी बना देती है, तो हम इसको कह देते हैं लूप या छल्ला। तो इसका प्रारंभिक रूप स्पिट है, आगे चलकर मुड़ जाए तो हुक है, और वापस आकर जुड़ जाए तो क्या है? लूप या छल्ला है। देखिए, स्पिट। देखिए, जब मलबा से निर्मित रोधिका तट के लंबवत तट के लंबवत समुद्र की ओर निकली रहती है, समुद्र की ओर निकली रहती है, तथा इसका एक भाग तथा इसका एक भाग स्थल से जुड़ा रहता है, तो इसे इस या भूजिह्वा स्पीट या भूजिह्वा, या हम कहते हैं जीव, स्पीट या भूजिह्वा कहा जाता है। आगे लिखिए, यदि तरंगे स्पीट के स्पीट के सागरीय किनारे को वापस तट की ओर मोड़ देती हैं, तट की ओर मोड़ देती हैं, तो ऐसी आकृति को हुक कहा जाता है। तो ऐसी आकृति को हुक कहा जाता है, तथा मुड़ते हुए यह वापस स्थल से जुड़ जाती है, तो इसे लूप तो इसे लूप
या छल्ला या आप कह सकते हो वलय, लूप या छल्ला या वलय कहा जाता है। लूप या छल्ला या वलय कहा जाता है। देखो ये सब रोधिका ही है। इस रोधिका की आकृति है स्पिट जैसी, इस रोधिका की आकृति हुक जैसी, और इस रोधिका की आकृति कैसी, लूप या छल्ले जैसी होगी। अब ये रोधिका इस भाग को इस भाग के साथ ऐसे जोड़ रही है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एक संयोजक रोधिका कह सकते हैं। संयोजक रोधिका कह सकते हैं। या हम देखें कि समुद्र में एक द्वीप ये है, एक द्वीप ये, इन दोनों के बीच में कोई रोधिका बन गई, तो उसको संयोजक रोधिका कह सकते हैं। कई बार कोई रोधिका समुद्र में स्थित किसी द्वीप और स्थलीय भाग को आपस में जोड़ती है, तो ऐसी रोधिका को हम टोम्बोलो भी कहते हैं। तो ये सब जो प्रकार हैं वो किसके हैं, रोधिका के ही प्रकार हैं। देखिए संयोजक रोधिका, लिखिए जब रोधिका का विस्तार अधिक हो जाता है, रोधिका का विस्तार अधिक हो जाता है, तो ये है दो स्थलीय शीर्ष भागों, दो स्थलीय शीर्ष भागों या दो द्वीपों या द्वीप को स्थलीय शीर्ष भाग से द्वीप को स्थलीय शीर्ष भाग से मिला देती है, मिला देती है, तो उसे संयोजक रोधिका, तो उसे संयोजक रोधिका कहा जाता है। तो उसे संयोजक रोधिका कहा जाता है। और ऐसी संयोजक रोधिका, ये सब, अगर कोई रोधिका दो शीर्ष स्थलों को ही आपस में मिला रही है तो भी संयोजक रोधिका है, दो द्वीपों को आपस में मिला रही है तो भी संयोजक रोधिका है, या शीर्ष स्थल और द्वीप को मिला रही है तो भी संयोजक रोधिका है। लेकिन ऐसी संयोजक रोधिका जो शीर्ष स्थल और द्वीप को मिलाती है, उसके लिए एक विशेष नाम दिया गया है, क्या, टोम्बोलो। ये टोम्बोलो। ऐसी संयोजक रोधिका, ऐसी संयोजक रोधिका जो शीर्ष स्थल को, जो शीर्ष स्थल को किसी द्वीप से मिलाती है, शीर्ष स्थल को किसी द्वीप से मिलाती है, उसे उसे टोम्बोलो कहा जाता है। उसे टोम्बोलो कहा जाता है। और एक नाम और आता है, वो है सबखा। शुष्क भागों में जो सागरीय तरंगे हैं वो तट पर एक लवणीय प्लेटफॉर्म का निर्माण कर देती हैं, और ऐसे लवणीय प्लेटफॉर्म को हम कह देते हैं क्या, सबखा। जहां पर
आर्द्रता की दशाएं मौजूद है, वहां तो तट के निकट आपको वनस्पतियां खूब देखने को मिल जाती हैं। लेकिन मरुस्थलीय जो समुद्र तट है, वहां पर आपको लवणों के जमाव के प्लेटफॉर्म विस्तृत मिलते हैं, सफेद सफेद। तो उनको हम कह देते हैं क्या? सबखा। लिखिए, उष्ण कटिबंधीय शुष्क भागों में शुष्क भागों में समुद्र तटों पर सपाट लवणीय निक्षेप सपाट लवणीय निक्षेप पाए जाते हैं, जिन्हें सबखा कहा जाता है। तो ये बंजर होते हैं, यहाँ पर आपको वनस्पतियां देखने को नहीं मिलती हैं। ये कुछ आकृतियां हैं जो सागरीय चक्र में या सागरीय लहरों द्वारा निक्षेपण की क्रिया से बनती है। तो अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों के एग्जाम्पल यदि आपको पूछे जाएं, तो अपर्दन से तो बनती है क्या? क्लिफ। यदि पानी आगे की ओर पहुंचता जाए तो बन जाती है कोई गुफा या कंदरा। और उसकी कंदरा की गुफा में या गुफा की छत में कोई छिद्र बन जाए तो उसको प्राकृतिक चिमनी या वात छिद्र का नाम दिया जाता है। सागरवर्ती भाग से ये गुफा की छत एक मेहराब के रूप में मिली होती है, तो उसको प्राकृतिक पुल कहते हैं। छत टूट जाए तो इस तट से दूर सागर में खड़ा स्तंभ स्टेक या स्केरी के नाम से जाना जाता है। तट पर कुछ छोटी खाड़ियां कोमल चट्टानों के कटान से बनती हैं, जिनको लघु निवेशिका, अंडाकार कटान या छोटी खाड़ियों को जो के नाम से जानते हैं। क्लिप के लगातार अपर्दन से एक घर्षण से निर्मित समतल प्लेटफॉर्म बनता है, जिसको तरंग घर्षित बेदी कहते हैं। निक्षेप के कारण उच्च ज्वार और निम्न ज्वार तल के बीच में एक समतल प्लेटफॉर्म बनता है, जिसको बीच या पुलिन कहते हैं। यदि किसी बीच पर आपको ऐसे कटक समुद्र की ओर लंबवत निकले दिखाई दें कुछ एक दूरी पर समानांतर रूप से, तो ऐसे पुलिन को या ऐसे बीच को हम कह देते हैं क्या? कस्प पुलिन या कस्प बीच। यदि निक्षेपण के कारण कोई अवरोध नुमा आकृति बन जाती है, तो उसको हम रोदिका कह देते हैं। रोदिका यदि तट से कुछ दूरी पर समानांतर रूप से बनती है तो अपतट रोदिका कह देते हैं। यदि ये तट के लंबवत जीभ की तरह निकली होती है तो उसको स्पिट कह देते हैं। इसका आगे का किनारा वापस मुड़ जाता है तो उसको हुक कह देते हैं। और मुड़कर वापस तट से जुड़ जाता है तो उसको लूप या छल्ला कह देते हैं। जब ये दो शीर्ष स्थलों को यानी दो स्थलीय भागों को, दो द्वीपों को या स्थल और द्वीप, इनको आपस में मिलाती है तो इसको संयोजक रोदिका कहते हैं। लेकिन ऐसी संयोजक रोदिका जो स्थल और द्वीप को आपस में मिलाती है उसको टोम्बोलो कहते हैं। और मरुस्थलीय तटों पर लवणों के विस्तृत समतल जमाव को हम सबखा के नाम से जानते हैं। तो भूआकृतिक प्रक्रमों में जो बाह्य बलों के प्रक्रम है, उसमें आपने नदी, पवन, हिमानी, कास्ट भूआकृति के चक्र और लास्ट में सागरीय तटों पर या लहरों के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं, उनकी हमने बातचीत की। आपके जियोमॉर्फोलॉजी में ये कुछ टॉपिक बचे हुए थे जिनकी चर्चा अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आपके फर्स्ट पेपर में जो भी टॉपिक थे अलग अलग यूनिट के, वो सारे हो चुके हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में एक जियोमॉर्फिक हजार्ड नाम से और है, जिसके बारे में हमने पहले बात कर ली थी कि इसको हमें अलग से देखने की जरूरत नहीं है, उसको हमने इन्वायरमेंटल हैजार्ड में पढ़ लिया है। तो एक इन्वायरमेंटल हैजार्ड में तो व्यापक परिभाषा आ गई। इन्वायरमेंटल हैजार्ड में आपने हर तरीके के प्रकोप पढ़े, उनमें से जो भूआकृतिक से रिलेटेड प्रकोप हैं वो इस यूनिट में आने थे, तो उनका वहां पर अध्ययन हो चुका है, अलग से आपको करने